हे गाइस, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं इको विको इकोनॉमिक्स को पी जाओ। आज का एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में टर्म ऑफ ट्रेड, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यापार की शर्तें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो टर्म ऑफ ट्रेड अर्थात जब एक देश अन्य देशों के साथ करता है इंटरनेशनल ट्रेड व्यापार, तो वो ट्रेड हमारे देश के पक्ष में है या विपक्ष में, तो इसी बात को बताने का प्रयास करती है हमारी टर्म ऑफ ट्रेड। टॉपिक को विस्तार से जानने से पहले यदि दोस्तों आप इस चैनल पर हैं नए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस चैनल पर नए ही होंगे, इसलिए सपोर्ट माय छोटा सा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बात करते हैं टर्म ऑफ ट्रेड के बारे में। अगर मैं इसको डेफिनेशन के अंदर बताने का प्रयास करूं, तो व्यापार की शर्तों से अभिप्राय है उस दर से, उस रेट से जहां एक देश की वस्तुओं को दूसरे देश की वस्तुओं के साथ विनिमय अर्थात एक्सचेंज किया जाता है। अगर इसे साधारण शब्दों में कहूं दोस्तों, तो हम अपने एक्सपोर्ट के बदले कितने इंपोर्ट करते हैं, इसी बात को बताने का टर्म ऑफ ट्रेड प्रयास करती है। अगर हम अपने कम एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं तो टर्म ऑफ ट्रेड हमारे पक्ष में है, और यदि हमें इंपोर्ट के लिए हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है तो टर्म ऑफ ट्रेड हमारे अगेंस्ट है। और टर्म ऑफ ट्रेड अर्थात व्यापार की शर्तों को निकालने का जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो है एक्सपोर्ट प्राइस के इंडेक्स को इंपोर्ट प्राइस के इंडेक्स से भाग देकर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इससे हमारा टर्म ऑफ ट्रेड निकल आता है। इसको दोस्तों एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। यह उदाहरण किसी बुक से नहीं लिया गया है, ये उदाहरण एग्जाम्पल मैंने खुद ही बनाया है। मान लो दोस्तों, ए देश है, ए एक देश है जो एक्स गुड का एक्सपोर्ट करता है और वाई गुड का इंपोर्ट करता है, और दोनों ही गुड्स की जो प्राइस है वो 10 रुपये है। एंड एक्स ए जो देश है वो एक्स गुड की 100 क्वांटिटी को एक्सपोर्ट करता है अर्थात निर्यात करता है, और 100 क्वांटिटी ऑफ वाई को वह इंपोर्ट करता है। तो अब यहाँ पर जो एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है वो निकल के आती है 1000 रुपये। इसी प्रकार से हमारे इंपोर्ट की जो वैल्यू है वो आती है 1000 रुपये। इस प्रकार से यदि हम टर्म ऑफ ट्रेड को निकालें तो टर्म ऑफ ट्रेड हमारा हो जाता है 1000 अपॉन 1000 इंटू 100। तो टर्म ऑफ ट्रेड हमारा निकल के आता है दोस्तों 100, अर्थात हमारे एक्सपोर्ट की वैल्यू हमारे इंपोर्ट की वैल्यू से के इक्वल है। तो इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इक्विलिब्रियम पर है, संतुलन में है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं। और अगर यदि अभी और यहाँ से दोस्तों, यदि जिस गुड्स का वो एक्सपोर्ट कर रहा है अगर उसके प्राइस 10 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में दोस्तों वह यदि 15 रुपये के ऊपर एक्स गुड की 100 क्वांटिटी को एक्सपोर्ट करता है, तो इसकी जो एक्सपोर्ट वैल्यू है दोस्तों वो हो जाती है 1500 रुपये। और वाई गुड की अब वह 10 रुपये के प्राइस के ऊपर 150 क्वांटिटी को परचेज कर सकता है, अर्थात वह अपने कम एक्सपोर्ट के बदले ज़्यादा इंपोर्ट कर सकता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अब वह कम एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट ले रहा है, इसलिए टर्म ऑफ ट्रेड उस देश के लिए फेवर में है। और ये एग्जाम्पल केवल समझाने के लिए था। अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड में कैसा होता है, रियल वर्ल्ड में जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको फाइंड आउट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि इंडिया
ने चाइना को कितना एक्सपोर्ट किया, उसकी वैल्यू टोटल, जैसे कि 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, और चाइना से कितना इंपोर्ट किया, जैसे कि 200 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर कर टर्म ऑफ ट्रेड निकाली जाती है। तो इससे साफ ही पता चल रहा है दोस्तों कि इंडिया के चाइना के साथ जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो फेवर में नहीं है, क्योंकि इंडिया अपने ज़्यादा क्योंकि इंडिया को चाइना के साथ compete करने के लिए ज़्यादा एक्सपोर्ट करने होंगे, जिससे कि वह उसके इंपोर्ट के इक्वल हो जाए। अब दोस्तों यदि हम बात करें टर्म ऑफ ट्रेड की, तो दोस्तों 7 टाइप्स ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड का इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर जिक्र किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है नेट बेटर टर्म ऑफ ट्रेड। नेट बेटर टर्म ऑफ ट्रेड, ये जिसे हम कमोडिटी टर्म ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, जिसे टूसिंग के द्वारा दिया गया था। एंड उसके बाद है ग्रोस बेटर टर्म ऑफ ट्रेड, जिसे भी टूसिंग ने दिया है, और इनकम टर्म ऑफ ट्रेड, जिसको डोरेंस के द्वारा दिया गया था। एंड उसके बाद सिंगल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड, एंड डबल फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड, एंड रियल कॉस्ट टर्म ऑफ ट्रेड, एंड यूटिलिटी टर्म ऑफ ट्रेड। ये जो 4 जो टर्म ऑफ ट्रेड हैं दोस्तों, वो जैकब वाइनर के द्वारा दी गई हैं, जिसे हम बारीकी से समझने का आगे प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जो पहली जो टर्म ऑफ ट्रेड है उसे फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, हम कह सकते हैं इसे इंडेक्स प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंडेक्स प्राइस ऑफ इंपोर्ट गुड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर कर इसे फाइंड आउट किया जाता है, इसीलिए इसे कमोडिटी कहते हैं। एंड जो नेक्स्ट हमारी टर्म ऑफ ट्रेड है वो है ग्रोस बेटर टर्म ऑफ ट्रेड। इसको भी टूसिंग ने देने का प्रयास किया है। इसके अंदर दोस्तों डिफरेंट क्या है, बेसिकली इसके अंदर प्राइस की स्थान पर हम यहाँ पर जो है क्वांटिटी को मेजरमेंट के रूप में लिया गया है, और इसके अंदर जो है क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट को क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट से डिवाइड कर कर इसे 100 से मल्टीप्लाई करके टर्म ऑफ ट्रेड को निकालने का प्रयास किया गया है। ठीक है दोस्तों। एंड जो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो है इनकम टर्म ऑफ ट्रेड। इनकम टर्म ऑफ ट्रेड के अंदर दोस्तों जो हमारी नेट बेटर टर्म ऑफ ट्रेड है, जैसे कि जो प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ इंपोर्ट, उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट को इंक्लूड किया गया है। एंड बस इसके अंदर इतना ही चेंजमेंट है। एंड तीसरा जो हमारा फोर्थ जो हमारा टर्म ऑफ ट्रेड है वो है सिंगल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड, जिसे दिया है जैकब वाइनर ने। तो दोस्तों सिंगल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड के अंदर जो फॉर्मूला है बेसिकली यहाँ पर टीसी अर्थात नेट बेटर ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बटे में प्राइस ऑफ इंपोर्ट को फैक्टर ऑफ एक्सपोर्ट से मल्टीप्लाई कर कर सिंगल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड को निकाला गया है। तो यहाँ पर अब मीनिंग आता है कि फैक्टोरियल टर्म क्या है, फैक्टर क्या है। तो जो एक्सपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट कंट्री है, जैसे कि ए एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है जो बी को अपना माल निर्यात करती है, उसकी प्रोडक्टिविटी को इस फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड किया गया है। अर्थात जो एक्सपोर्ट जो कंट्री कर रही है उस एक्सपोर्टिंग गुड्स के जो फैक्टर्स हैं, लेबर है, कैपिटल है, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसको इसके साथ इंडल्ज करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टर्म ऑफ ट्रेड है वो है 2 फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड, फैक्टोरल। और इसके अंदर दोस्तों बस एक ही चेंजमेंट है, इसके अंदर फैक्टर ऑफ एक्सपोर्ट के साथ साथ फैक्टर ऑफ इंपोर्ट को भी इस फॉर्मूले के साथ इंक्लूड किया गया है। और इसे भी जो है जैकब वाइनर के द्वारा दिया गया है। एंड दोस्तों इस फॉर्मूले में बस ऐसा इसके द्वारा जैकब वाइनर ने प्रयास किया है कि जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो केवल एक्सपोर्टिंग कंट्री के ही फैक्टर्स से इफेक्ट नहीं होती,
वो इंपोर्टिंग कंट्री के जो फैक्टर्स हैं उनके साथ भी इफेक्टेड होती है, इसलिए इन्होंने इसको भी इस फॉर्मूले के अंदर लेने का प्रयास किया है दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टर्म ऑफ ट्रेड है उसे उसे कहते हैं रियल कॉस्ट टर्म ऑफ ट्रेड, जिसके अंदर दोस्तों इन्होंने प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बटे में प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट गुड इनटू में रियल यूटिलिटी रियल कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स को लिया है। बेसिकली इसके अंदर जो एक्सपोर्ट हम कोई ए देश है वो किसी गुड का एक्सपोर्ट कर रहा है किसी कंट्री को, तो उसकी जो रियल कॉस्ट है अर्थात जो सोशल कॉस्ट है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जिसके द्वारा जो रियल टर्म ऑफ ट्रेड को अकॉर्डिंग टू जैकब वाइनर निकालने का यहाँ पर जो है प्रयास किया गया है। तो आई होप दोस्तों आपको 7 टाइप्स टर्म ऑफ ट्रेड काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो टर्म ऑफ ट्रेड को इफ़ेक्ट करते हैं, बिकॉज दोस्तों जो टर्म ऑफ ट्रेड है हमेशा ही प्रतिकूल या अनुकूल नहीं होती हैं, और देश की जो आंतरिक जो सिचुएशंस होती हैं वो टर्म ऑफ ट्रेड को इफ़ेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले जो एलिमेंट है जो टर्म ऑफ ट्रेड को इफ़ेक्ट करता है वो है रेसिप्रोकल डिमांड, जिसे प्रोफेसर मिल के द्वारा दिया गया है। और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मिल जो पारस्परिक मांग होती है वो टर्म ऑफ ट्रेड को इफ़ेक्ट करती है, और जो पारस्परिक मांग जिसे हम कह सकते हैं या हम कहें कि जो पारस्परिक मांग है या रेसिप्रोकल डिमांड है वो एक देश के जो आयात होते हैं और निर्यात की मांग और पूर्ति की लोच पर निर्भर करती है। अर्थात उस देश के जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के जो गुड्स हैं उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिसाइड करती है कि टर्म ऑफ ट्रेड एक देश के लिए प्रतिकूल है या अनुकूल है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अर्थात मांग की लोच। तो पहली जो है कि निर्यात जो इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। तो दोस्तों यदि एक देश की एक्सपोर्ट अर्थात जिस देश का वो विदेशों में निर्यात कर रहा है उसकी जो इलास्टिसिटी है डिमांड इलास्टिसिटी यदि वो कम लोचदार है अर्थात जो इलास्टिसिटी है दोस्तों इलास्टिसिटी वो कम लोचदार है एक्सपोर्ट गुड्स की, इसका अर्थ है कि प्राइस के अंदर कोई भी चेंजमेंट होने से उसकी डिमांड के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक देश के फेवर में है। तो जब एक्सपोर्ट पर जो गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो यदि लेस इलास्टिक हो तो उस देश के लिए इफ़ेक्टिव है। सेकंड, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ इंपोर्ट गुड्स, जो इंपोर्ट गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है दोस्तों इसमें इसका जो उल्टा हो जाता है। बेसिकली यदि इसकी जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा लोचदार है अर्थात प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा चेंज आते हैं तो वो उस देश के लिए फेवर में है। अर्थात मान लो हम कोई ऐसी गुड है जो चाइना से हम इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट, चाइना जो हमें बेसिकली क्या कर रहा है इंपोर्ट कर रहा है कुछ गुड्स, तो उनकी जो इलास्टिसिटी है डिमांड इलास्टिसिटी यदि वो मोर इलास्टिक है अर्थात प्राइस चेंज होने से प्राइस अगर चेंज हो जाते हैं तो डिमांड में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो चाइना अपने प्राइस को ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये ना ही डिक्रीज़ कर सकता बिकॉज इससे उनकी डिमांड को इफेक्ट पड़ता है और डिमांड इफेक्ट होने से टर्म ऑफ ट्रेड बेसिकली इफेक्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट जो है इलास्टिसिटी, नेक्स्ट है दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किस प्रकार से जो है टर्म ऑफ ट्रेड को इफेक्ट करती है। तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्री की जो सप्लाई है की जो इलास्टिसिटी है दोस्तों यदि वो ज़्यादा लोचदार है, लोचदार अर्थात कि लोचदार अर्थात कि प्राइस के अंदर कोई चेंजमेंट होने से वह अपनी सप्लाई को चेंज कर देती है।
सप्लाई अर्थात कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लगा लीजिए, यदि चाइना देखता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के प्राइस हाइक हो रहे हैं तो अपनी उस सप्लाई को इंक्रीज कर दे, तो चाइना के लिए वो फेवर में है, वो टर्म ऑफ ट्रेड उसके लिए सही है। और दूसरी ओर यदि किसी इंपोर्टिंग, अगर मान लो कोई देश हमें इंपोर्ट कर रहा है और उस इंपोर्टिंग जो गुड्स है उसकी जो सप्लाई इलास्टिसिटी है वो कम लॉसदार है, अर्थात वो प्राइस के अंदर चेंजमेंट नहीं कर सकता, सॉरी, जो प्राइस चेंज होने से वो अपनी सप्लाई को चेंज नहीं कर सकता है। मान लो जो एग्रीकल्चर जो गुड्स होती हैं जिनकी सप्लाई कांस्टेंट होती है वो उनको चेंज नहीं कर सकती, तो ऐसी सिचुएशन में वो उसके लिए बेसिकली अच्छी सिचुएशन होती है उस देश के लिए। तो ये चारों ही जो इलास्टिसिटी है दोस्तों, उनका सामूहिक रूप जो है उसी को इलास्टिसिटी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रोफेसर मिल के द्वारा दिया गया था। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी।